अपना ही मसला न संभाला गया, वरना कितनों के काम आया हूं मैं। मुझे लगता है कि जब आईएस पूरन कुमार ने खुद को गोली मारी होगी, उस वक्त उन्होंने यही सोचा होगा। एक आईएएस, एक आईपीएस, ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। ऐसा हर एक आम इंसान को लगता है, और सच में होती भी नहीं है। इस दौड़ती भागती जिंदगी में, इस बेरोजगारी की दुनिया में, जहां 140 करोड़ लोग हैं, और वहां पर सब कुछ है आपके पास। आप एक जिले के मालिक हैं, आप एक आपके आपके अंडर में एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उस सिस्टम को आप ऑपरेट कर रहे हैं। आपके पास बंगला है, गाड़ी है, लेकिन उसके बाद भी एक आईएएस अफसर खुद को गोली मार लेता है। और ये कोई एक कहानी नहीं है। शायद मैं इस कहानी को खत्म कर पाऊं, उसके बाद एक और कहानी है जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और वो कहानी भी लगभग एक हफ्ता ही बीता है, दूसरी कहानी आ चुकी है। ये कहानी मुझे बहुत पहले करनी थी, कुछ कारणवश मैं इसको नहीं कर पाया। अगर दुनिया के किसी भी देश में एक इंटेलेक्चुअल इंसान, मैं यही कहता हूं कि अगर वो मर जाए तो शायद सरकारें गिर जाती हैं। कुछ समय पहले एक एक्टिविस्ट थे, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थे। वो 111 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उनकी कुछ मांगे थी और वो मांगे पूरी नहीं हुई, उन्होंने जान दे दी 111 दिन कुछ ना खाकर। और ऐसे पता नहीं देश में कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने जान दी है। एक सीनियर आईएएस अफसर जिसको थाने के मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो एक नीची जाति का है। एक सीनियर आईएएस अफसर जिसकी छुट्टियां बाकी हैं, और जिस जिले में वो है वहां पर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके घर में ये परेशानी है कि उसके पिताजी जो है वो बीमार है, बिस्तर पर है, और शायद वो आखिरी सांस ले रहे हैं। लेकिन आखिरी वक्त में भी जो है वो उनसे नहीं मिल पाते हैं। और ये सारी चीजें भी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपने कई अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा और दिल्ली के कोर्ट में जो है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक में उन्होंने जो है कुछ शिकायतें कर रखी थी। हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने कई अपील कर रखी थी। इस बात से अधिकारी नाराज थे। उन्हें बार बार जो है जाति को लेकर जो है तंग करना, परेशान करना, इवन कई बार बेइज्जत कर दिया जाता था मिनिस्टर्स के सामने। अब सवाल ये उठता है कि एक आईएएस ऑफिसर, अगर हिंदुस्तान के वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो नौकरी है, सबसे बड़ा ओहदा जो है पेशे में, वो इससे बड़ा तो कोई नहीं है। एक चपरासी की भी अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो वो बहुत बड़ी मानी जाती है। दहेज बढ़ जाता है कहते हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर
और केवल इसलिए जो है उसको जान देनी पड़ी क्योंकि वो एक नीची जाति से आते थे। अब सोचो कि आम इंसान का क्या होगा। उनके पास तो सब कुछ था, पावर था, अच्छी पोस्ट पे थे। अगर अधिकारियों से संबंध अच्छे होते तो वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी मतलब कुछ भी। उनकी जो पत्नी, वो भी आईएएस अधिकारी हैं, और जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त वो जापान में जो है किसी ऑफिशियल मीटिंग को लेकर गई हुई थी। अब सवाल ये है कि एक आईएएस अफसर जिनका पति आईपीएस है, और वो आईएएस लेडी थाने में जाती है और रिपोर्ट लिखवाती है कि मैंने जीते जी देखा कि किस तरह मेरे पति को जो है शर्मिंदा किया गया और बेइज्जत किया गया, और आखिर में जो है उनके चरित्र को जो है किस तरह धूमिल करने की साजिश रची गई, और उसके बाद जो है उन्होंने खुद की जान ली। और इसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि हरियाणा स्टेट के सबसे टॉप ऑफिसर डीजीपी शामिल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एक सीनियर आईपीएस अफसर का एक जूनियर एक एफआईआर लिखता है, और जब आईपीएस अफसर को पता चलता है कि वो एस जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो एसपी को फोन करते हैं। एसपी फोन नहीं उठाता है। फिर उसके बाद डीजीपी साहब को पूरी बात बताई जाती है, डीजीपी साहब भी बात को टाल देते हैं। इसके बाद जो है वो एक सीनियर आईपीएस अफसर 8 पन्नों का एक नोट लिखता है, और ये आखिरी खत था उनका। ये 8 पन्नों का नोट लिखने के बाद जो है इसमें वो अपने डिपार्टमेंट के 15 लोगों के नाम लिखते हैं, जिसमें आईएएस आईपीएस अफसरों के नाम थे, और वो बताते हैं कि हम मेरी मौत के लिए जो है ये लोग जिम्मेदार हैं। उसको उन्होंने एक टाइटल भी दिया, फाइनल नोट, अपने जो सुसाइड नोट था उसको। ये आईपीएस अफसर कोई और नहीं, हमने शुरुआत में ही कहा उन्हीं लाइनों के साथ कि अपना ही मसला ना संभाला गया वरना कितनों के काम आया हूं मैं। आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार, जिन्होंने 7 अक्टूबर को जो है चंडीगढ़ में खुद को गोली मारी। ये पूरा नोट जो था ये टाइप था, और उसके बाद उन्होंने अपने सिग्नेचर किए थे। और ये जो सिग्नेचर थे ये ग्रीन पेन से उन्होंने किए थे। अब ये जो 15 आईएएस अफसर हैं इनके नाम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में जो है एक पुलिस कंप्लेन दी उन्हीं की वाइफ ने, और कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए, और उस एफआईआर में जो है डीजीपी शत्रुजीत सिंह उनको अरेस्ट किया जाए। ये आईएएस वाई पूरन सिंह की पत्नी का कहना है। रोहतक के एसपी को अरेस्ट किया जाए, और यही वो 2 लोग हैं जिन्होंने उन्हें झूठे मामले में जो है फंसाने की कोशिश की है। 15 लोग जो है उनके नाम मैं बता दूं। पहला नाम है अनुराग रस्तोगी। अनुराग रस्तोगी जो है ये चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, और ये चीफ सेक्रेटरी हरियाणा मतलब ये पूरे ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही है, जितने भी उस स्टेट में नौकर या हम कह सकते हैं सरकारी नौकर आते, सबके बॉस हैं। इसके अलावा शत्रुजीत सिंह कपूर, डीजीपी हरियाणा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। टीवीएसएन प्रसाद, एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा है। राजीव अरोड़ा, ये एडिशनल एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा है। मनोज यादव,
एक्स डीजीपी हैं। पीके अग्रवाल एक्स डीजीपी हरियाणा, ये भी हैं। संदीप खरवाल एक्स एडीजीपी हरियाणा। अमिताभ ढिल्लो एडीजीपी हरियाणा। संजय कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा। कला रामचंद्रन चीफ सेक्रेटरी हैं ये हरियाणा के। मार्टा रवि किरण एडीजी करनाल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सिवास कविराज कमिश्नर, ये पंचकुला के हैं। पंकज जैन आईजी हैं ये अंबाला से। कुलविंदर सिंह ये भी आईजी हैं मधुबाला से। नरेंद्र बीजा अरड़िया। इन लोगों के खिलाफ जो है रोहतक में एफआईआर लिखी गई, लेकिन जो एफआईआर लिखी गई उसमें किसी का भी नाम नहीं। 29 सितंबर को जो है वाईएस पूरन सिंह का ट्रांसफर होता है और 6 अक्टूबर को जो है रोहतक में उनके खिलाफ एक एफआईआर होती है। और जब ये एफआईआर होती है तो इस एफआईआर में उनका एक कांस्टेबल होता है जिसका नाम होता है सुशील कुमार, इसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जब इसको गिरफ्तार किया जाता है तो पूरन कुमार जो है वो डीजीपी को फोन करते हैं। डीजीपी बात को घुमा देते। उसके बाद ये नरेंद्र बीजा अरड़िया इनको कॉल करते हैं, ये भी बात नहीं सुनते हैं। इल्जाम ये था कि स्टाफ ने जो है पैसे मांगे हैं और ये इल्जाम जो एक शराब व्यापारी ने लगाया और शायद इसी डर में, या हम कह सकते हैं कि उन्हें लगा कि बदनामी कितनी होगी एक ईमानदार ऑफिसर, और इसी वजह से जो है उन्होंने खुद को गोली मार ली। शुरुआत ये हुई है 2020 में। ये जो इनको परेशान करने की शुरुआत हुई 2020 से, आज 2025 है। उस वक्त जो है मनोज यादव डीजीपी थे हरियाणा के। कहते हैं कि पुलिस कैंपस के अंदर एक मंदिर था और उस मंदिर में ये चले जाते हैं और यहीं से ये मुद्दा उठता है। वहां पे ये कहा जाता है कि पूरन कुमार जो है वो दलित है और वो जो है मंदिर में कैसे आ सकते हैं, और इसकी शिकायत जो है वो ऊपर तक करते हैं। उसके बाद जो है जब ये शिकायत करते हैं, फिर कुछ दिन बाद जो है इनके जो पिताजी थे वो बीमार थे। इवन डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ये अपने सीनियर से छुट्टी मांगते हैं तो सीनियर जो है वो छुट्टी देने से इनकार कर देते हैं। जबकि मैंने पहले बताया कि वहां पे ना तो कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब था, सारी चीजें नॉर्मल थी और इनकी छुट्टियां भी बची हुई थी। इसके अलावा जो सरकारी बंगले थे वो जो एक आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारी को मिलता है उससे गिरी क्वालिटी का बंगला इनको दिया जाता है, उससे गिरी क्वालिटी की गाड़ी इनको दी जाती है, इनकी पोस्टिंग बदल दी जाती है। मतलब इवन इनका जो हम कह सकते हैं कि फैसिलिटीज होती हैं उनमें कटौती की जाती है बेवजह। मतलब इनको परेशान किया जाता है क्योंकि इन्होंने शिकायतें कर रखी थी। 29 सितंबर को इनको जो है रोहतक एडीजी की पोस्ट से हटाकर जो है पुलिस लाइन भेजा गया और इस पर जो है इन्होंने विरोध जताया और उस वक्त जो है वो छुट्टी पर थे चंडीगढ़ में घर पे। कहते हैं कि अगर पुलिस लाइन से आपको भेजा जा रहा है तो ये एक हिसाब से पनिशमेंट माना जाता है कि आपका कोई रिकॉर्ड खराब है इसलिए, क्योंकि वहां पर जो है आप ऑन ग्राउंड ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो वहां पे और अधिकारी आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इनकी वाइफ जो है वो भी आईएएस है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो है वो एक ऊंचे पद पर काम कर रहे हैं। उनका नाम है अवनीत कुमार। इसके बाद जो है जब ये खुद को गोली मारते हैं
और ये बात जब उनको पता लगती है तो वो वापस आती हैं। वापस आने के बाद जो है वो ये बताती हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कुमार और एसपी नरेंद्र बिजारडिया उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें बताती हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त जो है सीएम नायब सैनी जो थे वो भी उनके साथ थे जापान में, और वो किसी दौरे पर थे। अब ये तो ये बात हुई, लेकिन सवाल उठता है कि वो शराब व्यापारी ने क्या इल्जाम लगाया और क्या था। जो पूरन कुमार की पत्नी अवनीत पी कुमार है, जब पूरन कुमार ने सुसाइड की तो वो कहते हैं कि अपने घर के बेसमेंट में थे। उस दिन उनके घर पर वो थे, उनकी छोटी बेटी थी और दो नौकर थे। कहते हैं वो बेसमेंट में अपने पीवीआर जो उनका थिएटर है उसमें थे। एयर टाइट रूम था। उसमें जब वो जाते हैं तो अपने नौकरों से कहते हैं कि मुझे आज डिस्टर्ब ना करना, कुछ जरूरी काम है। उनकी जो छोटी बेटी थी वो सब्जियां लेने और बाकी सॉरी सब्जी लेने नहीं, लेकिन मार्केट गई थी कुछ जरूरी काम से। जब ये नीचे पहुंचते हैं, बेसमेंट में पहुंचते हैं, तो ये वही 8 पन्नों का जो नोट है वो अपनी वाइफ को सेंड करते हैं और अपने कुछ दोस्तों को भेजते हैं। जब व्हाट्सएप पर उनको वो नोट मिलता है तो वो पढ़ती हैं और वो घबरा जाती है। वो अपनी बेटे को कॉल करती हैं, लेकिन वो बताती है कि मैं मार्केट में हूँ। वहां से वो दौड़कर घर पहुंचती है। फिर नौकर जब वहां पे पहुंचते, गेट खोला जाता है और अंदर का जब माजरा देखा जाता है, सबके होश खराब हो जाते हैं। जब रोहतक के एडीजी थे तो वहां के एक शराब कारोबारी ने जो है इन पर ये इल्जाम लगाया कि अ, इनके ऑफिस से जो है एक फोन गया है जिसमें 2.5 मतलब 2.5 लाख की जो है रिश्वत मांगी गई है। और फोन करने वाला जो व्यक्ति था, जो कांस्टेबल था या जो भी था, सुशील कुमार था। सुशील कुमार से जब पूछा जाता है वो भी कहता है यही। फिर सुशील कुमार को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं भाई पूरन कुमार को ये लगने लगा था कि इसके बाद जो है उनसे भी पूछताछ होगी, और वो एक ईमानदार छवि के ऑफिसर थे। क्योंकि ये इसी से पता लग जाता है कि उन्होंने अपने सीनियर्स के खिलाफ भी जो है बहुत सारी कंप्लेन ऑलरेडी कर रखी थी, हाई कोर्ट में और बाकी जगह। जिस जगह ये रहते थे कोठी नंबर 116, और वहीं से इन्होंने जो है इन्होंने खुद को गोली मारी। ये कहानी थी एडीजी की, एक ईमानदार ऑफिसर जो हम कह सकते हैं इसलिए भी मार दिया गया क्योंकि वो नीची जाति का था, या इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि उसने अपने सीनियर अधिकारियों की बात नहीं मानी। कई और भी रीजन रहे, तो अगर ऐसे नहीं तो कैसे भी, तो इसलिए उन्हें इतना परेशान किया गया। तो ये कोई एक नहीं, ये समाज में बहुत जगहों पर होता है।